नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अपनी पढ़ाई आप सभी इस अनलॉक पीरियड में जारी रखिए। आपका आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं राम नरेश मिश्र आप सभी के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, जो कि हर एक बार परीक्षा में पूछा गया है। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं समय समय पर आपको नियमित वीडियो भेजता रहूं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है और संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में दिल्ली में हुई थी। आज हमने सर्वोच्च न्यायालय से ही जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो हर वर्ष लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का चयन कुछ घुमावदार जरूर होता है, लेकिन अगर आपने प्रश्नों को समझ लिया तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान में स्वीकृत क्षमता क्या है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 31। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार की गई। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में इसे 26 कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 31 है। प्रश्न 2, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, 30 न्यायाधीश। 2008 के अधिनियम से फरवरी 2009 में अधिसूचना के द्वारा इसे 30 कर दिया गया। प्रश्न 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिक्त स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। प्रश्न 5, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। प्रश्न 6, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
निर्धारण किया जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। प्रश्न 7, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों में, जिस उच्च न्यायालय में वे अस्थायी न्यायाधीश रहे हों, उसे छोड़कर अन्य में वकालत कर सकते हैं। प्रश्न 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। प्रश्न 9, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। प्रश्न 10, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, 5। केंद्र और उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। प्रश्न 11, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसकी मूल अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत है। प्रश्न 12, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, गोलकनाथ केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में किया गया था। प्रश्नानुसार यही उत्तर सही है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने
संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। प्रश्न 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 137। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। प्रश्न 15, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। प्रश्न 16, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न 17, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के अनुसार व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न 18, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। प्रश्न 20, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 10। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार करता है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विभिन्न योग्यताएं हैं, जिनमें नियुक्ति होने वाला भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय का कम से कम उसे 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहने और किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहने का अनुभव हो, व राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता भी हो। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत
तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रीट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। प्रश्न 22, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जो कि अनुच्छेद 139 क में वर्णित है। प्रश्न 23, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, न्यायिक व्याख्या। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में किया गया है। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या होगा। प्रश्न 24, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है तथा उन्हें अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रश्न काल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थीं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक साथ 2 महिला न्यायाधीश हैं। प्रश्न 26, TDS ST के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल सुप्रीम कोर्ट। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDS-AT की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI अधिनियम में 2000 में दिए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रश्न 27, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, न्यायिक पहल द्वारा। भारत में 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई, जिसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर न्यायालय में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे। प्रश्न 28, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, USA। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम USA
अमेरिका से हुआ है। भारत में लोक हितवाद की शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भगवती को जाता है। प्रश्न 29 सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है। तो यहाँ दिए गए न्यायालयों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे शाह ने अपने एक निर्णय में निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ही ठीक है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपके लिए हमने आज 2 सवाल भी दिए हैं, इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे यह पता लगे कि आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला प्रश्न है, लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? और प्रश्न 2 है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? हम शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।